हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं सॉल्व किया है तो उसे भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि मैंने इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी अपने द्वारा नहीं बनाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसे ना कि हम लोग सॉल्व करेंगे बस, बल्कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डाट में शुरू हुई थी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, जो कि कई बार पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी डाट में शुरू हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी 1934-35। राइट आंसर ऑप्शन 2 है, 1934-35 में। तो यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन याद करेंगे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1934 और 35। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आया हुआ सारा क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है। तो कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है? 75% इसका राइट आंसर होगा। जो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, वो भारत की कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है? तो 75%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोगों का है, राधा श्रीधर ने 2018 में डाट में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कितने क्लासिकल डांस है? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 4 का नाम तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। और 4 क्लासिकल डांस और हैं। कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। और एक आप लोगों को ध्यान रखना है सत्रिया, और एक ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। कितने हो गए? 8। 4 यहाँ दिए गए हैं, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। 4 और ध्यान रखने आप लोगों को कौन कौन से? मोहिनी अट्टम, कथकली, सत्रिया और कुचिपुड़ी। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या यहाँ पूछ रहा है? राधा श्रीधर ने 2018 में एक डाट में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो भरतनाट्यम में। ये भी ध्यान रखिए कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी से संबंधित है, मणिपुरी से, कथक उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? पूछा उस समय का, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है ये, तो पूछा जा रहा है ली है। अब आप लोगों को पता होगा कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन बने हैं? तो श्री संजीव खन्ना जी। कौन बने हैं? श्री संजीव खन्ना। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले आप लोग ये देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो DY चंद्रचूड़ जी। कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन 3 राइट आंसर था। लेकिन इस बार पूछा जाएगा कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? श्री संजीव खन्ना। कौन? श्री संजीव खन्ना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डाट को दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? ये टीम के कोच को दिया जाता है। किसे? टीम के कोच को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है? टीम के अध्यक्ष, टीम के कप्तान,
टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को? तो नहीं। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? टीम के कोच को। राइट आंसर ऑप्शन 4 है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डांट के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो देखिए, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी व्यक्ति है जो उसमें कार्यरत है और यदि वो बच्चे को दंड देगा तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिकाओं से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट दिया हो या नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ भी हो तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? तो अनुसूची 12। किस अनुसूची के? अनुसूची 12। और सेकंड ऑप्शन तो आप लोगों को देखकर ही काट देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो केवल 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन सेकंड आप लोगों को वैसे भी काट देना चाहिए। राइट आंसर यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 12 है। आगे हम लोग देखते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। और देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो अनुसूची 12 राइट आंसर। आप लोगों को बता देते हैं सारी अनुसूचियां और आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अनुसूची 1। अनुसूची 2 वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यों में कितनी सीटें होंगी उससे संबंधित है। अनुसूची 5 तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित है। अनुसूची 6 जनजातियों से संबंधित है। अनुसूची 7 सूचियों से संबंधित है, यानी कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 होती है, आप लोगों को पता होगा। अनुसूची 8 की बात करें तो भारत की भाषाओं से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा पहले 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाएं जोड़ी गई तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। 4 अनुसूची और हैं जो कि बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 9। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। पहला ही संविधान संशोधन हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि इसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर अब हम लोगों का ऑप्शन 4 है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आई होप आप लोगों को ये अनुसूची समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डाट की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो वर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वर्षण। तो वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। और इस बार एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मुख्य फसलें इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया गया था रबी, एक ऑप्शन था खरीफ और एक ऑप्शन था जायद। क्या था? एक था जायद और एक ऑप्शन किसी दूसरे देश से संबंधित था। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि भारत की मुख्य फसलें कौन सी हैं? रबी की हैं, खरीफ की हैं और जायद की। रबी जिसमें गेहूं का उत्पादन होता है, खरीफ जिसमें चावल, और जायद आप लोगों को पता होगा खरबूजा तरबूजे का उत्पादन इसमें किया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? 3 है, रबी, खरीफ और जायद। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आप लोगों के एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो अपघटन का दूसरा चरण आप लोगों को वैसे भी याद रखना चाहिए, कौन सा है? निच्छालन है। राइट आंसर इसमें हम लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अपघटन का दूसरा चरण क्या है? निच्छालन। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में गरीबी का जो डेटा एकत्रित करता है वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। और यहाँ पर नीति आयोग दिख रहा होगा आप लोगों को। बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गरीबी पर डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एकत्रित करता है। और क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखेंगे।
सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो सितंबर 1948 पर भारतीय सेना ने हैदराबाद पर अपना हस्तक्षेप स्थापित किया था। और कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत में किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। क्यों? आप लोगों को पता होगा कि भारत में देश आज़ाद होने के बाद कई रियासतें थी, उनको भारत में सम्मिलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी ने। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत में कई रियासतें मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय सम्राट अशोक ने बनाया था। और इस बार एमटीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2024 में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उपकरण जो परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डाट के रूप में जाना जाता है। तो परपथ में धारा का पता एमीटर लगाता है। कौन लगाता है? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि को वर्षावंचित क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया? तो किसने छोड़ दिया था? कपिल सिब्बल ने। मई 2022 में कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डाट की अध्यक्षता में हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डाट के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यक्तिगत रूप से जब पूछे तो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है वो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। किसके? सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, स्ट्रेटजी के से क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 3। कौन कौन से 3 हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। कौन कौन से? रोंगाली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये तीन असम में बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। कई बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? तो 3, माघ बिहू, कटी बिहू और रोंगाली बिहू। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 क्या है? देखिए, स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन है कि कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली। राइट आंसर ऑप्शन 4। मैंने आप लोगों को भी बताया था ऊपर कि भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से 4 वहाँ पर दिए गए थे। और देखिए यहाँ कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिय आप लोगों को यहाँ पर नए दिख रहे हैं। तो 8 क्लासिकल डांस है और जो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो ऑप्शन 4 है कथकली। हस्तलक्षण दीपिका किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथकली। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।